हेलो गाइस। लास्ट का जो वीडियो था हमने उसमें नेपोलियन का जो उदय हुआ था, कैसा राइज हुआ था, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग आगे का जो प्रोसेस है, जैसे नेपोलियन का सुधार, महाद्वीपीय व्यवस्था, पतन के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे, नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, क्या क्या सुधार किए थे। पहला सुधार था इसका राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में, है ना। तो संविधान निर्माण किया इसने, संविधान निर्माण। दूसरा, कार्यपालिका शक्ति, जो पूरी कार्यपालिका की शक्ति थी, एग्जीक्यूटिव पावर, वो एक ने 3 सदस्यीय काउंसिल बनाई थी, 3 मेंबर की परिषद, उसमें स्थापित कर दी इसने, है ना। और प्रशासनिक सुधार देखें इसके, प्रशासनिक सुधार में क्या किया था। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण को इसने बल दिया, जबकि जो क्रांति हुई थी वो डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस थी, है ना। तो इन्होंने केंद्रीकरण पर बल देंगे, और ऐसा केंद्रीकरण करा जो शहर के मेयर होते थे, मेयर भी केंद्र चुनकर भेजता था उनको। स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया, स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया, ठीक है। तो जहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, सेपरेशन ऑफ पावर, इन पर फोकस करती थी, डिसेंट्रलाइजेशन फोकस करती थी, है ना, निरंकुश राजतंत्र पर फोकस के विरुद्ध थी, वही सारे काम इसने उल्टे कर दिए, ठीक। आर्थिक सुधार क्या थे इसके। तो आर्थिक सुधारों में इसने जो सेविंग्स है, बचत, बचत को काफ़ी प्रमोट किया। भाई बचत को प्रमोट करना ही था, नहीं करेगा तो इसकी खर्चे कैसे निकलेंगे, है ना। फिर सट्टेबाजी, भ्रष्टाचार था, सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार, इसको इसने कम करने की बहुत प्रयास किए। परिवहन साधन, उसके विकास पर इन्होंने काफ़ी बल दिया नेपोलियन ने। अगला, जो कृषि सुधार थे, कृषि सुधार पे भी इसने काफ़ी फोकस किया, भूमि सुधार वगैरह किए गए, ठीक। बेरोजगारी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। इसने एक बहुत बड़ी गलती करी है, अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, इसने इसको बढ़ा दिया, है ना। जबकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थे, वो डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे थे, उन पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि ये लोग देंगे, डायरेक्ट टैक्स में नहीं देंगे। प्रॉब्लम क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ से सब जानते सभी पे लगता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम इनकी ज़्यादा होती है, उस पर लगता है। तो इन्होंने अमीर लोगों को अपीस करने के लिए, है ना, डायरेक्ट टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा दिया। मुक्त व्यापार पर इसने बल दिया, ये अच्छी बात थी, है ना। तो ये आर्थिक सुधार थे। शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या किया, सैन्य और नागरिक सेवा, नागरिक शिक्षा, इन दोनों पर बल दिया। अनिवार्य अनिवार्य सैन्य शिक्षा लेके आए लोग, सैन्य सेवा लेके आए, लेकिन वीमेंस, है ना, फीमेल के लिए इन्होंने शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया, बल्कि ये कह दिया महिला को पढ़ना लिखना महत्वहीन है, उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक। तो ये इसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। धार्मिक क्षेत्र में इसने क्या किया, सुधार, सुधार क्या किया, जो भाग गए थे ना देश से, पादरी, पादरी और ये जितने भी रिलीजियस जो पर्सन थे, जो भाग गए थे क्रांति के टाइम देश छोड़ के, इन्होंने इसको देश में वापस बुला लिया, है ना, कि उनके सम्मान के साथ उनको वापस बुलाया। और इनके चर्च के साथ इनने एक समझौता किया, कॉनकॉर्डेट समझौता, कॉनकॉर्डेट समझौता। इस समझौते के अंतर्गत क्या था, इसने चर्च को, जो 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 कैथोलिक कैथोलिक धर्म है ना, उसको राष्ट्रीय धर्म घोषित करवा दिया, ठीक है। साथ ही इन्होंने चर्च से, और ये पादरी थे, इनसे
इस बात का वो लिया प्रॉमिस कि आप लोग स्टेट में दखल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अपना सिर्फ धर्म कर्म का कार्य देखेंगे। तो एक प्रकार से समझौता हुआ था। तो कैथोलिक धर्म का स्टेट धर्म हो गया। जितने भी और जो बाकी जो पादरी वगैरह थे जेल में बंद थे, उन सबको इन्होंने जेल से छोड़ दिया। तो देख रहे हो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन किस पे करा गया था, धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ा गया था, है ना। वहाँ पर एक जो उनका मूल्य था धर्मनिरपेक्षता, उससे बिल्कुल ये हट गया नेपोलियन। अगला जो सुधार है, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार किया था। तो भाई साहब ने एक क्या करा, कृत्रिम कुलीन वर्ग तैयार किया, जो दिन रात नेपोलियन चिल्लाता रहे, है ना। एक कृत्रिम कुलीन वर्ग कैसे, जो लोग थे इसके जो फेवरेट थे, जो इसकी जय जयकार बोलते थे ना, इसकी भक्ति में लगे हुए थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान देना शुरू कर दिया, उनको सम्मान देना शुरू कर दिया, उन्हें अपनी फेवरेट जगहों पर पोस्ट पे बैठाने लगा, ठीक। उपाधियाँ दी उनको, जैसे कोई साहित्य का पुरस्कार दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो इन्हें एक प्रकार से कृत्रिम कुलीन वर्ग का तैयार किया जो नेपोलियन की भक्ति करती रहे, ठीक। तो ये इन्होंने सामाजिक सुधार, एक प्रकार क्या सामाजिक सुधार कहोगे, तो जहाँ क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था कुलीन तंत्र विरोधी था, वही इन्होंने कुलीन वर्ग को, तो मतलब जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो भी उसके सिद्धांत थे, उससे इसने हटना शुरू कर दिया, ठीक। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसका, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड जो था, इतना इसका इम्पोर्टेंट था। नेपोलियन कोड एक प्रकार से कानून था इसका, कि आज भी इसकी रेलिवेंसी इसकी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो नेपोलियन कोड थे, एक प्रकार से कानून थे, है ना। कानून निर्माण के क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो उसी को ही नेपोलियन कोड बोल दिया था। इसके अंदर क्या था, पहले तो कानूनों में स्पष्टता लाया, कानूनों में स्पष्टता। दूसरा, जो दीवानी और फौजदारी सिविल और क्रिमिनल जो लॉ थे, वो पूरे देश में, पूरे फ्रांस में लागू किए। तीसरा, निजी संपत्ति को मान्यता दे दी, निजी संपत्ति को मान्यता दी, है ना। और जो व्यक्तिगत कानून थे ना, व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, इन सबको इसने मान्यता दे दी, ताकि पोप के प्रभाव को, यानी चर्च के प्रभाव को कम किया जा सके। पारिवारिक अनुशासन पर इसने काफ़ी बल दिया, पारिवारिक अनुशासन पर इसने काफ़ी बल दिया, ठीक। तो ये जो इसके कोड थे, इसका प्रभाव ये हुआ, इसने प्रमोट भी किया था कि लोग इन कानूनों का पालन करें, है ना, इन कानून के प्रति श्रद्धा जगाएं, ठीक है। और ये कानून इन्हें क्रमबद्ध किया इन सबको कानूनों को। तो ये नेपोलियन के कोड थे, ये बहुत बड़ा इसका उल्लेखनीय योगदान था। तो इसके कारण इसको क्या बोला जाने लगा, आधुनिक जस्टिनियन इसको बोला जाने लगा। अब ये जस्टिन कौन थे, जस्टिन बहुत बड़े कानून विधिवेत्ता थे, जिन्होंने काफ़ी जो यूरोप के अंदर इन्हें कानून को कोडिफाई किया था। तो उनके नाम पर इसको आधुनिक जस्टिनियन को कहा जाने लगा। तो ये इनके सुधार हो गए। अब अगला है नेपोलियन का जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, महाद्वीपीय व्यवस्था, ये क्या थी। ये बेसिकली इंग्लैंड को फोकस करके इन्होंने ये बनाई थी। इसमें इनका मतलब ये था कि इंग्लैंड से इनकी राइवलरी चली रही थी, फ्रांस की और इंग्लैंड की, है ना। तो इंग्लैंड को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे इंग्लैंड एक आइलैंड है ना, तो इन्होंने क्या किया, इसकी आर्थिक नाकेबंदी किया है। इन्होंने आर्थिक नाकेबंदी करने की प्लान किया है। जब ये आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी तो इंग्लैंड अपना निर्यात किसी देश को कर नहीं पाएगा। इस व्यवस्था के अंदर, महाद्वीपीय व्यवस्था के अंदर, इन्होंने ये सोचा
कि आर्थिक नाकेबंदी ब्लॉकेट कर दो इंग्लैंड का, इंग्लैंड अपने जो भी उत्पादित वस्तु उसका निर्यात किसी देश को कर नहीं पाएगा। तो उससे दो चीज़ें होंगी, पहला तो ये होगा इंग्लैंड खुद कमज़ोर होगा, है ना, कमज़ोर हो जाएगा इंग्लैंड, और कमज़ोर हो जाएगा फिर उसको जीतना आसान हो जाएगा। दूसरा, जो यूरोप के और देशों में जो इंग्लैंड की वस्तुएं जाती हैं वो और नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, तो यूरोप में क्राइसिस होगी सामान की, तो उस सामान उसको फिल करने के लिए ये अब जो फ्रांस में फैक्ट्रियों में, फ्रांस की जो फैक्ट्री हैं उनसे जो उत्पादित सामान है वो यूरोप के देशों में भेजेगा, यानी डिपेंडेंसी जो है ब्रिटेन के ऊपर से ख़त्म करने का ये, ठीक है। और वो डिपेंडेंसी किस पे ले आएगा, फ्रांस पर, सामान के मामलों में। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इंग्लैंड कमज़ोर हो जाएगा और इंग्लैंड एक समझौते पर आ जाएगा, या फिर उसको कमज़ोर किया जा सकता है या उसको जीता जा सकता है। तो इन्हें ये प्लान उसका बनाया, लेकिन ये इसकी प्लान क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड की नौसेना थी, जो इसकी फ्रांस की नौसेना थी, इतनी मजबूत थी नहीं कि उसका पूरे ब्रिटेन का ब्लॉकेट लगा सके, ठीक है। तो इनकी जो नौसेना इतनी सुदृढ़ थी नहीं। दूसरा, ब्रिटेन का जो निर्यात है चोरी छुपे चलता रहा, है ना, निर्यात चलता रहा, ये इससे रुक नहीं पाया, समुद्री व्यापारी करते रहे चोरी छुपे, ठीक। तीसरा, इसकी जो इन्हें जो ब्लॉकेट लगाया था तो जो सामान की कमी हो गई यूरोप में उत्पादित सामान की, तो इसकी जो फ्रांस की जो फैक्ट्रियाँ थी ना वो उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाई, इतने बल्क में प्रोडक्शन कर ही नहीं पाई कि उनकी पूर्ति की जा सके। तो फ्रांस की जो फैक्ट्रियाँ थी, औद्योगिक क्षमता थी, वो असफल सिद्ध हुई। चौथा, ब्रिटेन सिर्फ क्या था, यूरोप पर थोड़ी ना डिपेंड था, ब्रिटेन की कॉलोनी तो पूरी दुनिया में थी, पूरी दुनिया में इसकी कॉलोनी थी। तो यहाँ से इन्होंने सामान नहीं यूरोप को नहीं भेज पाया तो कोई बात नहीं, इसने भारत भेजा किसी और दूसरी कॉलोनी में, इसका व्यापार तो चलता रहा। तो कुल मिला के इसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी ये फेल हो गई, जो कि इसका एक पतन का कारण भी बनी। तो ये इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था हो गई। अब इसका देखेंगे हम लोग, इसका पतन कैसे हुआ, पतन का कारण क्या थे, पतन कैसे हुआ नेपोलियन का। तो नेपोलियन के पतन का कारण उसकी नीतियाँ ही थी, है ना। तो कौन कौन सी, जैसे नागरिक सुधार किए थे, नागरिक संहिता बनाई थी इसने, नेपोलियन कोड, ये पहला कारण थी। तो नेपोलियन कोड में क्या था, ये काफ़ी सख्त तरीके से इनको लागू किया गया, जिसने जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया। जैसे इसका एक उदाहरण है कि अगर 20 से अधिक लोग कहीं कहीं इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए स्टेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, राज्य से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक। दूसरा इसका कारण था महाद्वीपीय व्यवस्था, जो कि फेल हो गई, है ना। जो ब्रिटेन के उद्योग थे, औद्योगिक व्यवस्था थी, वो लगभग फेल हो गई थी इस टाइम। फ्रांस की औद्योगिक व्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि वो उत्पादन जो आपूर्ति थी वो कर ही नहीं पाए। तीसरा, यूरोपियन राष्ट्रवाद, यूरोप के जो देशों में ना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद काफ़ी मजबूत हुआ। साथ ही साथ जो नेपोलियन ने सुधार किए थे उसका भी बहुत से देशों पर प्रभाव पड़ा, जिससे अन्य देशों में राष्ट्रवाद मजबूत हुए, जैसे जर्मनी में राष्ट्रवाद। तो इसका भी कारण था। अब जिन देशों में इसका नेपोलियन का कब्जा था वहाँ भी राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया, तो इसके विरुद्ध धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, है ना। चौथा कारण था, हालांकि इसने भ्रष्टाचार पर कम करने का प्रयास किया, लेकिन जो जीते हुए क्षेत्र थे उन पर इसने अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया। तो भाई भतीजा बात देखने को मिला, जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे वहाँ पर अपने रिश्तेदार जानने वाले, इन्होंने वहाँ पर इसको नियुक्त किया, ठीक है। पांचवा कारण था स्पेनिश युद्ध, स्पेन का युद्ध जो था, स्पेनिश युद्ध, इसको स्पेनिश अल्सर भी बोलते हैं, है ना। इसने स्पेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, स्पेन के लोगों ने जो गुरिल्ला पद्धति से, गुरिल्ला
जो टैक्टिस है उससे इसके खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये स्पेन का जो युद्ध था ये एक प्रकार से स्पेनिश अल्सर इसके लिए साबित हुआ, जिससे कभी उभर ही नहीं पाया। छठा जो इसने सबसे बड़ा जो गलती की थी वो थी रूस पर हमला कर दिया था, रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस पर आक्रमण इतना खतरनाक था इसका कि इसकी लगभग सेना जो थी नष्ट हो गई। यहीं से ये इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, है ना। इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, पूरे यूरोप में इसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई। फिर वाटरलू का युद्ध हुआ, जहाँ पर ये हार गया। ब्रिटेन के साथ जो वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, वहाँ ये हार गया। ये इसके पतन का कारण बना, हार गया, इसको पकड़ लिया गया और सेंट हेलेना में इसको बंद कर दिया गया, जहाँ 1821 में इसकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार से नेपोलियन का पतन हो गया। और क्यों पतन हुआ, उसकी जो नीतियाँ थी उन्हीं के कारण उसका पतन हुआ। तो इस प्रकार से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था और नेपोलियन, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। बाकी का अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।